हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर। आज हम एमएससी फाइनल पेपर 8 बी एनवायरमेंटल बायोलॉजी के यूनिट सेकंड से नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी रिसोर्सेज या फिर ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम यूनिट सेकंड के मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधनों के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा के विभिन्न संसाधन कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले कि ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ऊर्जा के संसाधनों से तात्पर्य उन प्रकृति प्रदत्त संपदाओं से है जिनसे प्राप्त ऊर्जा में मानव इच्छाओं व उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तथा जिनका उपयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे रिसोर्सेज यानी नेचर में प्रेजेंट वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि एनर्जी की फॉर्म में या एनर्जी प्रोवाइड करते हुए ह्यूमन नीड्स को या ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर लेते हैं। यानी जो भी एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं यानी वो जो सारे प्रोडक्ट नेचर में प्रेजेंट हैं जिनसे हमें एनर्जी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम ह्यूमन कंजप्शन या ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, वो सारे के सारे जो संसाधन हैं वो ऊर्जा संसाधन के रूप में या फिर एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में आते हैं। यानी एनर्जी का कोई भी फॉर्म जो कि इंसान के काम आ सकता है या उसको इंसान अपने काम के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, उसे हम ऊर्जा संसाधन का नाम देते हैं। अब बेसिकली ऊर्जा संसाधन जो होते हैं उन्हें हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं या दो कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है अनवीनकरणीय या समाप्य ऊर्जा संसाधन और दूसरा नवीनकरणीय या फिर असमाप्य ऊर्जा संसाधन। अनवीनकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल यानी जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। टाइम के साथ ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये परंपरा यानी कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, यानी जिनको हम लंबे टाइम से जानते हैं और अभी यूज़ कर रहे हैं और ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर इन्हें ज़मीन को खोद कर निकाला जाता है और क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में हैं इसलिए ये ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल हम बहुत समझदारी से करें, मितव्ययिता से करें, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर ये हमें अवेलेबल रहें और हम इनका उपयोग कर सकें। क्योंकि अगर हम इनको बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन्स के लिए कोई भी रिसोर्सेज एनर्जी के जो कन्वेंशनल वाले हैं वो नहीं बचेंगे। जैसे हम जानते हैं कोयला है, पेट्रोल है, ये सब जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं क्योंकि इनको बनने में दोबारा से बनने में हज़ारों लाखों सालों का टाइम लग सकता है। अब ये कौन कौन से हैं? मेनली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम तीन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं: कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। पहले आता है कोयला। कोयला जो है वो इंडिया के अंदर एनर्जी रिसोर्स के रूप में यूज़ होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनमें से एक है। हम जानते हैं कि कोयले को ज़मीन को खोद कर ही निकाला जाता है और जो कोयले की अलग अलग क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। मतलब जो कोयला ज़मीन को खोद के निकाला गया है उसमें कार्बन कितना है और उसका संपीड़न की मात्रा कितनी है और कितना टाइम में वो बना है, इन सब की मात्रा के आधार पर जो है उसके डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं। पहले जैसे आता है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ये सबसे लोअर क्वालिटी का जो कोल है वो माना जाता है, उसको लिग्नाइट कहा जाता है। ये ब्राउन कलर का होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसमें
मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है बेसिकली तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र जो है वहाँ पे मिलने वाला जो कोयला है मुख्यतः वो लिग्नाइट ही होता है। और इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, यानी बिजली बनाने के लिए जो कोयले का इस्तेमाल होता है वो लिग्नाइट कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आता है इसके अंदर बिटुमिनस कोयला। इसका कोयला जो ये इस प्रकार का जो कोयला है वो तब बनता है जब ज़मीन के अंदर ये काफ़ी गहराई के अंदर, मतलब जो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल यानी पेड़ पौधे पशु पक्षियों के ज़मीन में दबने और बहुत हज़ारों लाखों सालों के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कोयले में बदलते हैं। तो जब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा गहराई और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की प्रेजेंस में होता है तो उस कंडीशन में जो बनने वाला कोयला होता है उसको हम बिटुमिनस कोयला कहते हैं। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसी प्रकार के कोयले की मानी जाती है। ख़ास तौर पे जो लोहा इंडस्ट्री है, इस्पात इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो है आयरन इंडस्ट्री, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वहाँ पर इसका उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। तीसरा आता है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है ये सबसे सख्त होता है और सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, यानी कोयले के अगर हम 3 क्वालिटीज़ की बात करते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, तो ये बेस्ट है उसके अंदर। एंथ्रासाइट जो है सबसे हार्ड होता है और एनर्जी प्रोडक्शन की जो इसकी कैपेसिटी होती है वो बाकी सबसे ज़्यादा होती है और जो राख बनती है वो भी सबसे कम होती है। तो इसका जो क्वालिटी है उसको बेस्ट माना गया है कोयले की तीनों जो वैरायटीज़ हैं उनके अंदर। अब जो इंडिया में जितना भी कोयला मिलता है वो ज़मीन के अंदर से खोद के ही निकाला जाता है, तो भूगर्भीय युगों की चट्टानों में लेयर्स की फॉर्म में मिलता है। ये माना जाता है कि गोंडवाना क्षेत्र में बनने वाला जो कोयला है उसका निर्माण, यानी जो गोंडवाना क्षेत्र है हमारा, उसमें मिलने वाला कोयला जो है वो 20 करोड़ साल पहले बना था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन दामोदर घाटी जो है, इसके अलावा झरिया, रानीगंज, बोकारो, यहाँ पे मेनली कोयले की मेन खदानें हैं। और इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा की जो घाटियाँ हैं उन्हें भी कोयले के मेन भंडार के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। जो टर्शियर निक्षेप का कोयला है वो लगभग 5 करोड़ साल पहले बना था और वो मेघालय, असम, अरुणाचल में पाया जाता है। अब इस तरह के यानी कोयला जो है उसको एज एन एनर्जी रिसोर्स यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान क्या है उसकी बात कर लेते हैं। कि सबसे सस्ता एक तरीके से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का वो कोयला ही है, यानी ये काफ़ी सस्ता होता है और इजीली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आराम से सुरक्षित रूप से जलाया जा सकता है, ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है इसका इस्तेमाल करते हुए, यानी इजीली भी जलाया जा सकता है और ज़्यादा सुरक्षित भी माना गया है। प्रॉब्लम क्या है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कल्प्रिट है, यानी पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल CO2 कंटेंट जो बढ़ रहा है उसके बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है उनमें से कोयले को ही माना गया है। दूसरा होता है कि कोयले में सल्फ़र जैसी एक तरीके से अशुद्धियाँ भी होती हैं, यानी इसमें गंधक पाया जाता है, सल्फ़र पाया जाता है, और जब कोयले को जलाया जाता है तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। और हम सब जानते हैं कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो वायुमंडल में प्रदूषण का एक मेन कारण है, और यही सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वायुमंडल में या फिर हवा में उपस्थित नमी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि एसिड रेन की फॉर्म में दोबारा से ज़मीन पर आता है। तो यानी कोयले को ज़्यादा मात्रा में जलाने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और एसिड रेन का रीज़न भी ये है, तो एसिड रेन का मेन कल्प्रिट है। इन दो वजहों से इसको थोड़ा नुकसानदायक माना गया है नेचर के लिए।